नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी के द्वितीय पेपर में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हमने हिंदी भाषा पर अपने विचार रखे थे, या यूँ कहूँ कि हमने चर्चा करी थी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमने जो चर्चा ऑनलाइन रखी आपको वो पूरी तरह से समझ में आई हो। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत हिंदी की उत्पत्ति पर विचार करेंगे या चर्चा करेंगे और बाद में इसके विकास क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। विगत व्याख्यान में हमने जान लिया था कि हिंदी 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, प्राचीन है। लगभग 1500 वर्ष पहले से ही हमें हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग मिलता है। भाषाविदों के अनुसार हिंदी की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई वो सिंधु से हुई है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भाषाविदों के अनुसार हिंदी की उत्पत्ति सिंधु से हुई, और सिंधु से कैसे हुई ये भी देखते हैं। प्राचीन भारत में अरब फारस के यात्रियों को जब भारत में आना पड़ता था तब वे सिंधु नदी को पार करके आते थे। उन यात्रियों के लिए भारत सिंधु प्रदेश था। सिंधु नदी के किनारे पर बसने वाला ये प्रदेश क्या था? सिंधु प्रदेश। अरब फारस के लोग महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राण में उच्चारण करते थे। अब यहाँ पर हम बता दें कि महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करने पर अधिक श्वास निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं, और जिसको उच्चारण करने में ध्वनियों को थोड़ा सा श्वास वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अरब फारस के लोग कैसे थे? उन्होंने महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राण में उच्चारण करते थे। यहाँ स का ह, स बोलिए, स, उसमें प्राण वायु कितनी, श्वास वायु कितनी निकल रही है, और ह मुँह से बोलिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा, स ह। वहीं स का ह और घ का उच्चारण द हो गया, घ द, घ और द। तो उन्होंने क्या किया? स को ह कर दिया और घ को द कर दिया। तो वे सिंधु को क्या कहने लगे? हिंदू, और हिंदू से ही हिंदी और हिंदुस्तान बने। जब वह सिंधु शब्द ग्रीक पहुंचा तो ग्रीक में स को ई और घ को ड उच्चारण करने पर, दोबारा बोलती हूँ, ग्रीक में स को ई और घ को ड उच्चारण करने पर वह इंडू बना, और इंडू से इंडिक होता हुआ शब्द इंडिया बना, जो नितांत भारतीय शब्द है। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि इंडिया अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रीक के अंदर जो स को ई और घ को ड उच्चारण जो बोला गया उसी से ही सिंधु क्या बन गया? इंडू, और इंडू से क्या बन गया? इंडिक, इंडिक और इंडिक से इंडिया, जो पूरा तरह से हमारा भारतीय शब्द है। फारसी भाषा में हिंद देश के निवासी हिंदी कहलाए। कवि इकबाल का यह प्रसिद्ध गीत हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा में भी हिंदी का प्रयोग भारतवासी के लिए हुआ है। भाषा के अर्थ में भी हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम ईरान और अरब में ही हुआ है। प्रारंभ में भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग खड़ी बोली हिंदी के लिए नहीं किया जाता था, वरन भारत की भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता था। कोई भी भाषा वो क्या कहलाती थी? हिंदी। जो हम हिंदी भी वर्तमान में बोल रहे हैं उसके लिए हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता था। हकीम बजरोया, जिन्होंने संस्कृत के पंचतंत्र का अनुवाद जब फारसी में किया तो उन्होंने लिखा ये अनुवाद ज़बाने हिंदी से किया गया है, यानी संस्कृत को भी क्या बोला? हिंदी। इसमें उनका अभिप्राय संस्कृत से था। एक स्थान पर अमीर खुसरो लिखते हैं, यह हिंद की भाषा है। भारत में सर्वप्रथम हिंदी का भाषा के रूप में प्रयोग एक विदेशी विद्वान अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी में किया। इन सभी विद्वानों ने हिंदी से तात्पर्य भारतीय भाषा यानी संस्कृत से लिया। 14वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली के आसपास की जन भाषा हिंदी, हिंदवी अथवा हिंदवी के नाम से जानी जाती थी। मुसलमानों के आने से पहले हमारी भाषा को सामान्यतः भाषा या भाखा ही कहा जाता था। ब्रज या अवधि में की गई रचनाओं की काव्य भाषा को भी भाषा ही कहा जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि जन सामान्य में प्रयुक्त हिंदी को
भाषा कहा जाने लगा था। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे कबीर लिखते संस्कृत कबीरा कूप जल भाषा बहता नीर। भाषा मतलब जन भाषा। तुलसी कहते हैं का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँझ। जायसी एक जगह लिखते हैं लिखी भाषा चौपाई कहे। 18वीं शताब्दी में राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ का हिंदी में अनुवाद करके उसे भाषा योग वशिष्ठ कहा। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी के प्राध्यापक या अध्यापक भाषा मुंशी कहलाते थे। मुसलमानों के आगमन के बाद भाषा के साथ साथ हिंदी शब्द भी प्रयुक्त होने लगा था। कालांतर में अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति और भाषा नीति के विभिन्न पड़ाव पार करती हुई उत्तर पश्चिम की भारत की जन भाषा का हिंदी नाम रूढ़ हो गया। मतलब अब उत्तर भारत में जो बोली जाने वाली थी, उत्तर पश्चिम भारत में जो बोली जा रही थी जन भाषा, उसको हिंदी नाम दिया गया। संस्कृत वहाँ से हटती गई, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, बांगरू, बुंदेली, बिहारी, पहाड़ी आदि बोलियों का समन्वित मिश्रण था और जिसका उद्गम स्रोत सीधे संस्कृत से जुड़ता था। भारत की सभी आर्य भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का जन्म और विकास भी भारतीय प्राचीन आर्य भाषा से हुआ है। विद्वानों ने भारतीय आर्य भाषा के विकास सूत्र को 3 कालों में विभाजित किया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इस भाषा के 2 रूप मिलते हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसकी समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। उस काल की भाषा को 3 वर्गों में रखते थे, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। नंबर 3 आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। मैं आपको ये जो भारतीय आर्य भाषा के विकास सूत्र का जो 3 क्रम है, इसका भी मैं अभी आपको पीपीटी बनाकर दे दूँगी। तीसरा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसके बारे में हमने भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय 1000 से अब तक मतलब अभी वर्तमान तक। प्राकृत काल में 7 अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कैसे निकली, कहाँ से निकली, उनका हम देख लेते हैं। जैसे जो 7 आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ये 7 आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन से अपभ्रंश से निकली, उसको हमने यहाँ पर जो चार्ट सा बनाया है, इससे हम समझेंगे। पहली है ब्राह्मण, उससे निकलने वाली भाषा सिंधी। दूसरा केकय, जिससे निकलने वाली भाषा लहंदा। तीसरा टक, उससे निकलने वाली भाषा पंजाबी। चौथा महाराष्ट्री, उससे निकलने वाली भाषा मराठी। नंबर 5 शौरसेनी, उससे निकलने वाली भाषा गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। छठी मागधी, जिससे निकलने वाली भाषा बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया। और 7वीं है अर्धमागधी, उससे निकलने वाली भाषा है पूर्वी हिंदी। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। अब देखिए, हिंदी अपने आप में कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि वह खूब सारी उपभाषाएं और बोलियों का एक समूह है। आइए हम उसके बारे में देखते हैं। हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली सभी बोलियों और उपबोलियों को हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। हिंदी की बोलियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। अगला जो व्याख्यान होगा, उसकी शुरुआत में मैं आपको एक चार्ट के द्वारा जो हमने 5 समूह बनाए हैं और उन 5 समूह की जो विभिन्न बोलियां और उपभाषाएं हैं, उनसे मिलकर जो हिंदी बनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको उसके बारे में बता तो रही, लेकिन विस्तृत वर्णन हम चार्ट के द्वारा अगले व्याख्यान में करेंगे। पश्चिमी हिंदी, जैसे इसके अंदर शौरसेनी अपभ्रंश से क्या निकली है, पश्चिम हिंदी। पश्चिम हिंदी पहला समूह है, उसकी अपनी 5 बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, दूसरी बांगरू, तीसरी ब्रज भाषा, चौथी कन्नौजी, 5वीं बुंदेली। फिर है राजस्थानी, वो भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई, जैसा कि दिखाया जा रहा है इसमें। उसकी भी अपनी 4 उपबोली है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, जिसे कई लोग पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। फिर आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का उद्गम कौन से अपभ्रंश भाषा है, अर्धमागधी। उसमें आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी कहाँ से निकली है, मागधी से।
उसकी 2 बोलियाँ हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली भी थी जिसको अब हम अष्टम अनुसूची में शामिल कर लिया है। फिर है पहाड़ी। पहाड़ी कहाँ से निकली है? शौरसेनी अपभ्रंश से, जिसमें कुमायूनी और गढ़वाली। हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा के समय हुई। हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान विद्यापति को तो कुछ विद्वान अमीर खुसरो को तथा कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। 1000 ईसा के आसपास हिंदी का उद्भव हुआ। यह बोलचाल के रूप में उद्भव और भी पहले हो गया था। हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप का आभास सर्वप्रथम हेमचंद्र शब्दानुशासन में उद्धृत उदाहरणों में होता है। हिंदी में वे सब ध्वनियाँ विकसित हो गई थी जो तत्कालीन पश्चिमी अपभ्रंश में विद्यमान थी। इस प्रकार हिंदी 1000 ईसा के आसपास अस्तित्व में आ गई थी। धीरे धीरे इसका विकास एवं विस्तार होता गया। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विस्तार अपभ्रंश भाषाओं के बाद हुआ है, जैसा कि हमने इस चार्ट में देखा। 1000 ईसा से पहले 7वीं 8वीं शताब्दी में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि उस शताब्दी के आसपास हिंदी किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। पुष्य कवि की भाषा में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। 9वीं 10वीं शताब्दी के धर्म प्रचारक भी हिंदी का प्रयोग करते थे। जैन और वज्र यानी संत लोग अपभ्रंश की रचनाओं में हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। सिद्ध सरहपा की पंक्तियों में हिंदी का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सन 1990 के आसपास जैन विद्वान देवसेन सूर्य ने भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया है। ये हिंदी के प्राचीन रूप ही आगे विकसित होते हुए वर्तमान रूप को प्राप्त हुए। हिंदी के विकास विस्तार को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आदिकाल जो 1500 ईसा तक यानी 1000 ईसा से 1500 ईसा तक, मध्यकाल 1500 से 1800 ईसा तक और आधुनिक काल 1800 ईसा से बाद तक यानी अभी तक। इसके बारे में हम कल के व्याख्यान में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, और आप गौर से इसको पढ़िएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।